एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में हम जो विभिन्न साइंटिस्ट हैं, आपको पता ही होगा, जैसे पियाजे हैं, कोहलबर्ग हैं, वाइगोत्स्की हैं, इनके थॉट्स पढ़ेंगे। और ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है सीडीपी का। ये अगर आप सीटेट की तैयारी या फिर किसी भी स्टेट के टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जो पियाजे का सिद्धांत है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम पढ़ेंगे पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। और एक बात मैं क्लियर कर दूं कि अगर ये टॉपिक आप थोड़ा वीडियो लंबा होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन को कवर करना है। इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए, क्योंकि अगर आप शॉर्ट वीडियो देखेंगे 20 से 25 मिनट में खत्म करने वाला, तो कोई ना कोई क्वेश्चन उससे बाहर चला ही जाएगा। इसलिए हम डिटेल में बिल्कुल पढ़ेंगे, ताकि एक बार में ही टॉपिक क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। फिर हम कल पढ़ेंगे वाइगोत्स्की या फिर कोहलबर्ग वाला। इसमें चलिए देखते हैं जो पियाजे हैं वो क्या दिए हैं। सबसे पहले यहीं से क्वेश्चन बनता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ये जो थ्योरी है वो किसने दिया है। ये दिए हैं पियाजे। एक क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। इसके बाद देखते हैं कि जो पियाजे हैं ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया कैसे इन्होंने, क्या इनके दिमाग में आया। पियाजे क्या थे? एक स्विस जो है वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, और ये मनोवैज्ञानिक थे। इसके बाद और आपको पता होगा कि जो बुद्धि परीक्षण है, इंटेलिजेंस टेस्ट है, इसके लिए कौन फेमस है? इसके लिए फेमस है बिने। इसके लिए बिने फेमस है। तो इन ये जब इंटेलिजेंस टेस्ट कर रहे थे तो बिने के साथ में ये जो मनोवैज्ञानिक पियाजे हैं, ये भी क्या किए, बिने के साथ में कुछ काम किए। बिने के साथ में ये भी उनके प्रयोग में काम किए, उनके एक्सपेरिमेंट में साथ दिया। फिर हुआ ये ऐसे कि जैसे ये इंटेलिजेंस टेस्ट कर रहे थे, अब कौन कौन ऐड हो गया इसमें? बिने ऐड हो गए और पियाजे ऐड हो गए। अब बिने जब इंटेलिजेंस टेस्ट कर रहे थे, आपको पता होगा इंटेलिजेंस जो टेस्ट होता है, बुद्धि परीक्षण होता है, इसमें क्या होते हैं, इसमें तमाम जो क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं, उनको क्या किया जाता है, प्रॉब्लम होते हैं उनको सॉल्व कराया जाता है या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वहाँ के जो स्टूडेंट थे, फ्रेंच में किया था ये, वहाँ के जो स्टूडेंट थे उनसे जब बिने क्वेश्चन पूछते थे, तो जो वहाँ के स्टूडेंट थे वो मतलब कि कुछ अजीब सा आंसर देते थे। उनके जो रिएक्शन थे स्टूडेंट के, मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या फिर उनके क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, जो उनके इंटरेक्शंस थे, जो उनके जवाब थे, वो क्या हुआ, वो सुन के, जब वो सुने, तो ये पियाजे भी सुन रहे थे, वहीं पे थे। पियाजे जब सुने तो ये काफ़ी उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हुए कि ये बच्चे जो हैं, इनकी परवरिश कैसे हो रही है, इनका मेंटल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है कि इस टाइप के आंसर दे रहे हैं। फिर उन्होंने ये तय किया कि हम बौद्धिक जो मतलब कि बाल विकास का जो संज्ञानात्मक का मतलब है बुद्धि से, संज्ञान का अर्थ होता है बुद्धि से। फिर इन्होंने वही डिसाइड किया कि जो बालक हैं उनका बौद्धिक विकास कैसे होता है, इस चीज़ का अध्ययन मैं करूँगा। फिर वो अध्ययन करना स्टार्ट कर दिए, यही हुआ था। फिर उन्होंने दिया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो इसमें यही है कि 0 to 18 ईयर, मतलब कि जो चाइल्ड होता है उसका डेवलपमेंट किस टाइप से हो रहा है, उसका मेंटल डेवलपमेंट खास करके इसी चीज़ का इन्होंने परीक्षण किया था, इसी पे अध्ययन किया था। चलिए देखते हैं। मनोविज्ञान के क्षेत्र में पियाजे ने अल्फ्रेड बिने के निर्देशन में फ्रेंच विद्यार्थियों के लिए, वही जो मैं बताई हूँ वही लिखा गया है, बुद्धि परीक्षणों के विकास पर कार्य कर रहे थे उनके साथ, बिने के साथ। फिर क्या हुआ, इसी समय इन्होंने बौद्धिक समस्याओं पर विद्यार्थियों द्वारा दी गई गलत प्रतिक्रियाओं से, जो स्टूडेंट थे वो जो गलत प्रतिक्रियाएं दे रहे थे, उससे क्या हुआ, ये अधिक विचलित हुए, डिस्ट्रैक्ट हुए। फिर क्या हुआ, इस कारण बच्चों के ज्ञान प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, जो लर्निंग का प्रोसेस होता है, इनको उसको ये जानना चाहिए। फिर इन्होंने बच्चों की मानसिक विकास प्रक्रिया का अवलोकन किया और क्या किया, अध्ययनों के आधार पर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत फिर उन्होंने दिया। फिर चलिए देखते हैं ये अपने सिद्धांत में इन्होंने बोला क्या। पहले मैं आपको बता देती हूँ, फिर इसका लैंग्वेज पढ़ेंगे। फिर पियाजे ने अध्ययन करना स्टार्ट कर दिया, आपको पता है कि अध्ययन करना अब शुरू हो गया है। इसके बाद क्या हुआ, जब पियाजे ने अध्ययन किया तो उन्होंने बताया कि जो बालक में मानसिक मानसिक विकास से है, ये इसका संबंध किससे है, मानसिक विकास हम कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इंटेलिजेंस, मतलब कि बुद्धि से है। तो इन्होंने बोला कि जो बच्चे की बुद्धि होती है, बुद्धि का संबंध आपको पता होगा थिंकिंग से भी है। जो बच्चे सोचते हैं, जो बच्चे खोज करते हैं, डिस्कवरी करते हैं, और जो बच्चे अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर मतलब लाते हैं, जो बच्चे कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं, वो सब किसके द्वारा होता है, ये सब इन्होंने बताया। यही इन्होंने बताया है, मैं बता रही हूँ, इनका ये सिद्धांत है। इन्होंने बताया कि ये सब चीज़ें जो बच्चे अर्जित करते हैं, सीखते हैं, लर्न करते हैं, वो किसके द्वारा होता है, वो जो बालक के एक्सपीरियंस होते हैं, बालक के एक्सपीरियंस जो हैं, और क्या होता है, जो उनकी मैच्योरिटी होता है, दोनों में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। फिर ये इतनी जो चीज़ें हैं वो बालक क्या कर पाता है, सीख पाता है। इन्होंने यही बताया है कि जब एक्सपीरियंस, बालक ने जो अनुभव किया है और जो बालक में मैच्योरिटी है, दोनों में इंटरेक्शन होगा, तो उसके अंदर जो चिंतन है,
जो खोज करने की प्रवृत्ति है और जो समझ है ये क्या होगी, ये विकसित होगी। इन्होंने यही बताया है। चलिए पढ़ते हैं। बच्चों में वास्तविकता के स्वरूप में चिंतन करने, उसकी खोज करने, उसके बारे में समझ बनाने तथा उनके बारे में सूचनाओं को एकत्रित करने की क्षमता, बालक के जो ये सब मतलब एकत्रित करते हैं, इसकी कैपेसिटी क्या करती है, देखिए बालक के परिपक्वता स्तर मतलब मेच्योरिटी लेवल और जो बालक के एक्सपीरियंस है, इनके बीच क्या होता है, परस्पर अंतःक्रिया होता है। इसी के द्वारा उनका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो होता है। इन चीज़ों को हम जैसे चिंतन करना, खोज करना, समझ विकसित करना, इनको हम क्या लेंगे, मेंटल डेवलपमेंट में हमेशा लेंगे, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का डायरेक्ट रिलेशन जो होता है वो मेंटल डेवलपमेंट से होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट हम डायरेक्ट रिलेट करता है मेंटल डेवलपमेंट से। हम इसलिए इन चीज़ों को बार बार ना रिपीट करके हम मेंटल डेवलपमेंट एक साथ बोल देंगे, जिसमें सोच विचार सब कुछ आ जाएगा। फिर इन्होंने बोला कि मैं जब पढ़ा रही थी आपको बताई थी कि मेंटल डेवलपमेंट कैसे होता है, जब एनवायरनमेंट में और एनवायरनमेंट से और सोसाइटी से सब में इंटरेक्शन होगा, तो इंटरेक्शन के द्वारा ही डेवलपमेंट होता है, आपको पता ही है। तो यही चीज़ इन्होंने बताया है। फिर है उनके सिद्धांत को समझने से पहले कुछ, हाँ ये अपने जब थ्योरी को दिया था इन्होंने, तो कुछ ऐसे क्रिटिकल वर्ड यूज़ किए थे जिनको हमें क्या करना पड़ेगा, जिनको हमें पहले पढ़ना पड़ेगा। हम बिना उसको पढ़े, बिना इनके जो शब्द यूज़ किए थे इसको जाने, हम नहीं बता पाएंगे कि इन्होंने इनका सिद्धांत, इनका थ्योरी क्या अच्छे से समझ में नहीं आएगा। और ये जो टर्म यूज़ किए थे, ये जो भी टर्म यूज़ किए थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है अलग अलग टर्म। चलिए देखते हैं इसमें। मैं ब्रश का साइज थोड़ा पतला कर लेती हूँ। ओके, पहला वाला पढ़ते हैं हम, एडेप्टेशन। आपको पता है कि मैं जब पढ़ा रही थी मैं बोली थी कि जो बच्चे लर्न करते हैं, जो बच्चों में लर्निंग होती है वो किसके द्वारा होती है, जो बच्चों में लर्निंग होती है वो आपको पता होगा किसके द्वारा होती है, एडाप्टेशन के द्वारा होती है। एडाप्टेशन मतलब होता है अनुकूलन। अब एडाप्टेशन जो होता है, अनुकूलन जो होता है, ये दो प्रकार का होता है। रुकिए मैं इस साइड में करके बताती हूँ। बच्चे जो लर्न करते हैं, ऐसे आप अगर नोट बना रहे होंगे तो मतलब कि ऐसे शॉर्ट नोट में लिख लीजिएगा। बच्चे लर्न करेंगे, जो लर्निंग होगी वो किसके द्वारा होगी, ये एडाप्टेशन के द्वारा होगी। एडाप्टेशन के द्वारा होगी लर्निंग। एडाप्टेशन फिर कितने प्रकार का होता है, ये एडाप्टेशन जो होगा इसके द्वारा लर्निंग होगी। एडाप्टेशन फिर दो प्रकार का हो जाएगा, एक तो हो जाएगा एसिमिलेशन और दूसरा हो जाएगा एकमोडेशन। एक तो एसिलेशन और दूसरा हो जाएगा एसिलेशन और दूसरा हो जाएगा एकमोडेशन। हिंदी में बोलेंगे आत्मसातकरण और दूसरा बोलेंगे समायोजन। अब चलिए देखते हैं ये अनुकूलन होता क्या है। पियाजे के अनुसार बच्चों में अपने आसपास के वातावरण से अंतःक्रिया करने और वातावरण के साथ सामंजस्य बनाने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। आपको पता है ये चीज़ कि जो बच्चे होते हैं, जो जो भी इंसान है वो क्या करता है, वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढल जाता है। यही उसकी क्या होती है, इनेट, ये इसकी जो है इनेट नेचर होता है, इसकी जन्मजात प्रवृत्ति होती है कि ये इसके एनवायरनमेंट है, सोसाइटी में क्या करेगा, ये ढल जाएगा या फिर उसी के अकॉर्डिंग उसको सीख लेगा, नई चीज़ों को अपने अंदर जोड़ लेगा, उसके ढल जाएगा। ये दो चीज़ें होती हैं। अगर ये ऐसा नहीं कर पाएगा तो ये फिर इसका जो सर्वाइव है करना, ये क्या हो जाएगा, ये मुश्किल हो जाएगा, सर्वाइव करना ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब देखिए ये प्रवृत्ति क्या होती है, इन्होंने बोला है कि जो वातावरण से अंतःक्रिया करने और वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। क्योंकि आपको पता है कि ये जो वातावरण है, वातावरण के साथ हम सामंजस्य बिल्कुल बिठाते हैं। जैसे हमें पता है कि लोग, ये जो समाज है, इन्होंने क्या नियम बना दिया है, समाज ये नियम बना दिया है पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है। तो हमारा मन करे या ना करे हम, लेकिन इंटर है, बीए बीएससी जो भी है, लोगों के कहने की वजह से हम करते हैं। तो ये क्या हम कर रहे हैं, ये हम सामंजस्य ही बिठा रहे हैं, ये हम समाज से सामंजस्य ही बिठा रहे हैं। क्योंकि हमारा मन तो नहीं करता है, लेकिन हम क्या करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए भी कम से कम पढ़ते हैं। ये होता है सामंजस्य बिठाना। और देखिए अगर नेचर की बात करें, यहाँ पे इन्वायरमेंट की बात करें, तो इससे भी इंसान जो होता है वो सामंजस्य बिठाने की कोशिश करता है। अगर नेचर ने दिन और रात बना दिया तो हमें क्या करते हैं, हम डे के टाइम, ऐसा थोड़ी है हम डे के टाइम जो भी अपना अपने हिसाब से उसको मतलब कि हम दिन में क्या करना है, हम ढल गए हैं उस हिसाब से, और रात हुआ तो हम उस हिसाब से क्या गए हैं, ढल गए हैं कि हमें रात में सोना है। ये चीज़ें होती है कि हमें ढल जाते हैं। और जैसे देखिए वातावरण में हमें पता है कि जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, ट्री होते हैं, इनको क्या करना है, लगाना होता है। पौधों को लगाना ये क्या है, वातावरण के लिए अच्छा है। तो ज़्यादातर लोग यही ऐसा ही करते हैं कि वो क्या करते हैं, पौधे को लगाते हैं। तो ये क्या हो रहा है, वो उसी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, ढल जा रहे हैं, उनका अनुकूलन हो जा रहा है। तो यही है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढल जाना, या एनवायरनमेंट से कुछ नई चीज़ें अपने अंदर सीख लेना, यही अनुकूलन होता है। चलिए देखते हैं इसमें। संज्ञानात्मक विकास एक प्रक्रिया के रूप में अनुकूलन द्वारा वातावरण में उपस्थित तत्वों, कारकों, उद्दीपकों के प्रति स्पष्ट समझ विकसित करने से संबंधित है।
यह 2 माध्यमों से होता है, ये 2 माध्यम से होता है। एक तो बोली मैं या तो नई चीज़ें ऐड कर लो और दूसरा होता है या तो उसी के हिसाब से क्या करो, ढल जाओ। पहला होता है आत्मसातकरण। आत्मसातकरण में ये होता है, चलिए देखते हैं। आत्मसातकरण मतलब कि अपने अंदर किसी चीज़ को जोड़ लेना। इसमें स्कीमा वर्ड यूज़ हुआ है। सबसे पहले मैं आपको स्कीमा बता देती हूँ, स्कीमा क्या होता है। ये जो स्कीमा है ना, स्कीमा जो है ये क्या होता है, आपको पता है कि ये जो बुद्धि है, सोच है, विचार है, कॉन्सेप्ट है, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये इसका क्या होता है, एक समूह होता है। एक समूह होता है, इसी को स्कीमा कहते हैं। जैसे बुद्धि का समूह क्या कहलाएगा, स्कीमा कहलाएगा। कोई कॉन्सेप्ट आप बिल्ड कर लिए, वो कॉन्सेप्ट क्या कहलाएगा, बिल्ड करना नहीं, वो कॉन्सेप्ट क्या कहलाएगा, स्कीमा कहलाएगा। कोई सोच आपके अंदर विकसित हो रही है, वो सोच क्या है, आपकी सोच क्या है, स्कीमा है। स्कीमा का मतलब यही होता है, जितने भी मेंटल डेवलपमेंट मतलब कि मानसिक चीज़ें आएंगी, जैसे बुद्धि है, विचार है, कॉन्सेप्ट है, उन सब का क्या होता है, ये अलग अलग चीज़ों का क्या होता है, समूह होता है। या इसे पैकेट के रूप में बोला जा सकता है, कहीं कहीं यूज़ किया जाता है कि स्कीमा जो है वो बुद्धि का पैकेट है, या फिर सोच का पैकेट है, या फिर विचार समूह का पैकेट है। ऐसे वो बोला जाता है। ये क्या है, स्कीमा, ये बुद्धि कह सकते हैं, बुद्धि है, ये सोच है, विचार है, ये स्कीमा होता है, ये थॉट्स है, ये सब चीज़ें क्या है, स्कीमा है। अब देखते हैं स्कीमा जब आप समझ गए, फिर क्या होता है आत्मसातकरण, एसिमिलेशन। जैसे बच्चा है, मान लीजिए कोई, पहले पढ़ लेते हैं। बच्चे में पहले से विद्यमान स्कीमा, स्कीमा मतलब आप समझ लिए, सोच विचार जो भी है उसकी बुद्धि, या मानसिक, स्कीमा को इस ये भी बोल सकते हैं, या मानसिक या बौद्धिक संरचना में नई सूचना या जानकारी को जोड़ लेने को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आत्मसातकरण कहते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल देके मैं आपको बता रही हूँ, नई जानकारी जोड़ लेना, आपके पास जो बुद्धि थी उसमें कुछ नया चीज़ ऐड कर लेना। जैसे मान लीजिए कोई बालक है, वो क्या कर रहा है, वो देख रहा है कि कोई डॉग है, वो किस कलर का है, ब्लैक कलर का। वो बस ये जानता है कि ब्लैक कलर का ऐसे ऐसे डिज़ाइन होता है, ये क्या होते हैं, डॉग होते हैं। ठीक है, ब्लैक कलर का ये डॉग है। फिर क्या होता है, उसके सामने एक दिन क्या आ गया, डॉग, एक वाइट डॉग आ गया, एक वाइट डॉग आ गया। फिर वो क्या सोचेगा, वो सोचेगा नहीं, डिज़ाइन तो ऐसे ही है, अब क्या ये वाइट कलर का क्या है ये। फिर वो ये उसको देख के, उसकी एक्टिविटी को देख के, उसके भौंकने के तरीकों को देख के वो जान जाएगा कि नहीं, ये डॉग ही है। और इसका मतलब वो ये निकाल लेगा कि जो वो कॉन्सेप्ट बिल्ड किया था कि डॉग केवल ब्लैक ही होते हैं, फिर उसमें वो ऐड कर लेगा कि डॉग क्या होते हैं, वाइट भी होते हैं। वो नई चीज़ों को क्या कर लिया, ऐड कर लिया। अगर आप, तो आपको समझ में आ गया होगा कि वो ब्लैक डॉग को केवल जानता था, लेकिन जैसे ही उसने वाइट डॉग को देखा, उसने क्या किया, अपना वो जो कॉन्सेप्ट था उसमें एक चीज़ ऐड कर लिया। तो यही होता है एसिमुलेशन, आत्मसातकरण। फिर चलिए देखते हैं, अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो एसिमुलेशन लिखिएगा, उसमें एरो बनाइएगा और लिख लीजिएगा ऐड करना। क्या करना, ऐड करना। इसमें लिख लीजिएगा ऐड करना, यहाँ पे लिख लीजिएगा स्कीमा में। स्कीमा में नए स्कीमा को ऐड करना, इस चीज़ को लिख लीजिएगा। इतना बड़ा सेंटेंस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना नोट्स बनाए मत पढ़ा करिए। स्कीमा में क्या करना, नए स्कीमा को ऐड कर लेना, ये होता है, शॉर्टकट में ऐसे बनाइएगा, आत्मसातकरण। इस प्रक्रिया में बच्चा अपनी ज्ञात या विद्यमान स्कीमा में नवीन अनुभवों को क्या करता है, आसानी से समावेशित कर लेता है। उसे कुछ भी दिक्कतें नहीं हुई, हुआ ब्लैक डॉग को जानता ही था, अब उसने क्या कर लिया, वाइट डॉग को क्या कर लिया, अपने अंदर सीख लिया कि एक वाइट कलर का भी डॉग होता है। फिर दो तरीके से होता है अडेप्टेशन, एक तो एसिमुलेशन हो गया, दूसरा एक्मोडेशन। अब एक्मोडेशन में देखते क्या है। एक्मोडेशन है वही, मान लीजिए, अब अंतर समझिएगा आप दोनों में। उसमें क्या कर रहा था, ऐड कर ले रहा था। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये तब आता है जब जो पुरानी स्कीमा थी, उसकी जो पुरानी स्कीमा थी वो गलत, बेकार नहीं गई थी ना, लेकिन इसमें भी जो पुरानी स्कीमा होती है, जो पुराने सोच विचार होते, जो पुरानी बुद्धि होती है, बुद्धि मान लीजिए आप, जो पुरानी बुद्धि होती है, इंटेलिजेंस पुराना होता है, उसमें वो काम नहीं करता। तब ये समायोजन का मतलब समायोजन की स्थिति तब आती है, एक्मोडेशन की स्थिति तब बनती है जब पुराना जो स्कीमा है वो काम ना करे, या फिर वो नया जो उसके सामने प्रॉब्लम आया है उससे क्या करे, रिलेट ना करे, बिल्कुल इररिलेवेंट हो ये जो पुराना स्कीमा है नए स्कीमा से। इस तब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस टाइम पे एक्मोडेशन मतलब कि समायोजन करना पड़ता है, जब हमारी पहले वाली जो बुद्धि थी वो नए वाला हमारे सामने जो प्रॉब्लम आया है उसमें कोई भी हेल्प ना करे, उससे कोई भी इसका रिलेशन ना हो, तब हमें क्या करना पड़ता है, समायोजन उस टाइम पे करना पड़ता है। चलिए देखते हैं इसमें। यह भी अनुकूलन की एक प्रक्रिया है जिसमें बच्चा विद्यालय
विद्यमान स्कीमा में नवीन जानकारी एवं अनुभव के आधार पर फेर बदल करता है। इसमें अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो लिख लीजिएगा एकोमोडेशन, पहले हेडिंग डालिएगा, फिर उसमें आप एरो लगाइए और लिख लिख लीजिए चेंज करना, चेंज करना। इसमें लिख लीजिएगा चेंज करना, किसमें? स्कीमा में। अगर ना समझ पाना तो स्कीमा में लिख देना और ब्रैकेट में लिख देना बुद्धि। हो सकता है एग्जाम तक आप भूल जाए। स्कीमा, फिर ब्रैकेट में बुद्धि, फिर चेंज करना आगे लिखिएगा। स्कीमा या बुद्धि में चेंज करना क्या होता है? ये समायोजन होता है। चलिए देखते हैं। या नए प्रत्यय या स्कीमा बनाना। एक तो एरो लगा के चेंज लिख लीजिएगा, जब जो भी मैं बताई पूरा लिख लीजिएगा, स्कीमा या बुद्धि में चेंज करना। और दूसरा होता है न्यू स्कीमा। न्यू जो स्कीमा है उसे क्या करना? क्रिएट करना। न्यू स्कीमा बना लेना या फिर क्रिएट करना, ये दो चीज़ें होती हैं। या तो चेंज कर लेना या फिर नया स्कीमा बना लेना। और उसमें क्या हो रहा था? उसमें बस ऐड हो रहा था। चलिए देखते हैं इसमें होता कैसे है। मान लीजिए अब वही बालक है, वो क्या जान रहा था? वही बच्चा है, वो जान रहा था कि ये ब्लैक कलर का डॉग होता है, वो जान रहा था। लेकिन यहाँ पे वाइट कलर का डॉग ना आके सीधे कैट आ गई। अब उसका जो वो जान रहा है कि ये जो कैट है ये इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो क्या करेगा? वो पहले समझने की कोशिश करेगा कि कहीं ना कहीं इससे हो सकता है रिलेशन निकल आए, सामंजस्य बिठाने की कोशिश करे, किसमें? एकोमोडेशन में और एसिमिलेशन में। पहले इस चीज़ से ये सोचेगा कि इस ये जो हमारी पहले की नॉलेज थी, प्रियर नॉलेज थी, इसी के बेस पे मैं इस चीज़ को समझ पाऊँ कि ये क्या है। लेकिन वो अनजान है, उसे नहीं पता कि ये क्या है, तो इसका ये नॉलेज जो था वो बेकार चला गया। किसके लिए? इसके लिए। तो इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? नया स्कीमा बनाना पड़ेगा, न्यू स्कीमा बनाना पड़ेगा एक तो। और दूसरा है ये अपने में चेंज कर लेगा, इसमें चेंज कर लेगा कि नहीं जो भौंकते हैं कुछ कुछ, क्योंकि बिल्ली उसी की तरह दिख रही है कि हाँ इसी की वैरायटी के, अगर ये चेंजेस आएगा बिल्ली और कुत्ते में जो भी चेंजेस होता है वो अपने दिमाग में सोचेगा अगर ये चेंजेस आएगा तो हमें ये अंतर कर पाना है कि ये डॉग है ये कैट है। ये होता है चेंज करना या फिर नए स्कीमा को बना लेना, ऐसी स्थिति जब आती है। फिर है इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब पहले से ज्ञात स्कीमा नई वस्तु या स्थिति को समझने में सहायक नहीं होते। उसे बदलना या नया स्कीमा बनाना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वो चाह नहीं रहा था कि वो नया स्कीमा बनाए, वो तो यही चाह रहा था कि जो उसके पहले बुद्धि है उसी से वो नए वाली जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर ले, लेकिन नहीं हो पा रहा था। इसलिए क्या करना पड़ा? उसे नया स्कीमा बनाना पड़ा। और देखिए इसके बाद यही दो आप देख रहे होंगे कि जो पुराना वाला नॉलेज था, इसका जो मतलब कि ये ब्लैक कलर का जो डॉग देखा था उसी से कैट को पहचानने की कोशिश किया। तो ब्लैक कलर का जो डॉग देखा था ये क्या था? ये आत्मसातकरण था। ये आत्मसातकरण मतलब कि एकोमोडेशन था, एकोमोडेशन था। और ये जो कैट आई इसके लिए नया स्कीमा बनाना पड़ा, चेंज करना पड़ा। तो ये एकोमोडेशन नहीं, आत्मसातकरण को बोलेंगे एसिमिलेशन। एसिमिलेशन था ये। और ये क्या था? एकोमोडेशन। अभी मैं जो बोली हूँ चेंज करने को, एकोमोडेशन था। अब ये इन दोनों में क्या करता है? बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। जैसे मैं अभी बोली हूँ कि बैलेंस बनाने, अभी मैं बोल रही थी कि उसी कुत्ते वाले के जो जानता है उसके बारे में, उसी के सहारे से वो बिल्ली को भी पहचानने की कोशिश कर रहा था। तो वो संतुलन बनाने की कोशिश करता है, फिर नए स्कीमा को जनरेट करता, बनाता, क्रिएट करता है। तो ये होता है संतुलन। और देखिए दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ संतुलन में। जैसे मान लीजिए आपने क्या सीखा? 2+4 = 6 सीखा, ठीक है। 2+4 = आपने 6 सीखा। आप अपने ऊपर लेके देखिए, आपको ये क्या हो गया? ऐड करना आ गया, ऐड करना आ गया। लेकिन किसी दिन आपको ये ऐड करना जो आ गया ये तो ठीक है, ये है एसिमिलेशन, क्योंकि आपने इसको धारण कर लिया। ये क्या है? ये एसिमिलेशन है। अभी मैं बता रही हूँ कैसे दोनों में समायोजन करने की कोशिश करता है। ये तो एसिमिलेशन हो गया, आत्मसातकरण हो गया, इसको आपने सीख लिया। फिर किसी दिन टीचर ने दे दिया 2+4 × 2 ऐसे करके दे दिया। फिर आप क्या करेंगे? आप इसको लगाने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे ये इतना जो है, कलर चेंज कर लेती हूँ, ये इतना जो है ये क्या है? ये तो सेम है। फिर आप अपने माइंड में कोशिश करेंगे ये चीज़ तो मैं जानता हूँ कि 2+4 6 होता है, ये चीज़ तो सेम है, लेकिन ये कहाँ से आ गया? ये तो नहीं मैं जानता, ये कहाँ से आ गया? और जब तक ये आएगा नहीं तब तक हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये तो एसिमिलेशन था, क्योंकि हमने इसको सीखा था। ये हम इससे क्या कर रहे हैं? हम बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है इसी वाले मेथड से ये आ जाए। लेकिन हम जैसे ही देखें कि नहीं मल्टीप्लाई और इंटू 2 है, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता था, तो हमें फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लिकेशन सीखना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। यही जब हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे तो यही हो गया हमारा समायोजन, एकोमोडेशन। अब क्या कर रहे थे हम? ये एसिमिलेशन जो है और एकोमोडेशन है, इसमें हम क्या किए? पहले बैलेंस बनाने की कोशिश किए। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा कि एसिमिलेशन क्या है और एकोमोडेशन क्या है, समायोजन क्या है। इस नए चीज़ को मल्टीप्लिकेशन सीखना,
ये एकमोडेशन है। और जो पहले से उसने सीख रखा था, ये क्या था, ये था एसिमुलेशन। इसमें उसे ऐसा नहीं था कि उसके पास पहले से कोई सेंस था, उसमें ये उसमें मतलब कि ये सीखा है। इसमें क्या था, इसमें ये जब ये फेल हुआ तब सीखा। जब फेल होने के बाद कोई चीज़ नया कोई ऐड करे तो वो होता है समायोजन। फिर चलिए देखते हैं, इसमें संतुलन हो गया। पियाजे का मानना था कि बच्चे आत्मसातकरण और समायोजन के बीच संतुलन करने का प्रयास करते हैं, ऐसा पियाजे मानते थे, जिससे एक तंत्र के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसे ही पियाजे का संतुलन कहा जाता है। और जो इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रेशन होता है, संतुलन होता है, ये दो प्रकार का होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी हो, कोई किसी का एम था, कोई भी बच्चा है, उसका कुछ एम था, ये कोई बच्चा है, इसका कुछ एम था, उस एम को क्या कर लिया इसने, अचीव कर लिया। उस एम को इसने अचीव कर लिया। अब अचीव कर लिया तो इसके लिए क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, इसका क्या हो जाएगा, अच्छा संतुलन होगा, ये संतुलन होगा ये। वहीं कोई बच्चा था, उसने कुछ भी अपना गोल रखा था, जैसे उसे कुछ भी बनना था, मान लीजिए कुछ कोई भी नौकरी निकालनी थी, ऐसे ले लीजिए आप, उसकी वो नौकरी क्या हुआ, नहीं निकला नौकरी। अब वो क्या हुआ, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हुई, तब वो क्या हो जाएगा, वो असंतुलन की स्थिति में आ जाएगा। असंतुलन की स्थिति में आ जाएगा मतलब कि जो चीज़ें हमें सुख देती हैं, जो चीज़ें हमें सेटिस्फाई करें, वो चीज़ें क्या होती हैं, वो चीज़ें हमें बैलेंस करती हैं, मतलब इक्विलिब्रियम में रखती हैं। और जो चीज़ें हमें सेटिस्फाई ना करें, इरिटेट करें, हमारे अपोजिट हों, जो चीज़ें हमारे अपोजिट हों, वो क्या करती हैं, वो हमें डिसइक्विलिब्रियम में लेके आती हैं, असंतुलन की स्थिति में लेके आती हैं। इसी से फिर टेंशन शुरू होता है, इरिटेशन शुरू होता है। फिर चलिए देखते हैं, तीसरा है कंजर्वेशन। इन्होंने कंजर्वेशन यूज किया। कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि संरक्षण से होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको समझा रही हूँ कि कोई बालक है, वो क्या करेगा, ये दो ग्लास का, एक गिलास खाली है, एक गिलास ये पूरा भरा हुआ है, लेकिन दोनों का जो मतलब कि आयतन है वो सेम है। इस गिलास का पानी इसमें हम क्या कर दिए, पलट दिए। इसके बाद हम इस गिलास का पानी इसमें पूरा पलट दिए और इसमें दोबारा पानी पलट दिया। अब मुझसे पूछेंगे कि इस गिलास का पानी ज़्यादा है या फिर इस गिलास का पानी ज़्यादा है, तो वो जो बताएगा, बच्चा जो होगा, जो छोटा बच्चा होगा, वो बताएगा कि ये ग्लास वाला जो पानी है वो क्या है, ये ग्लास वाला वाटर जो है वो मोर है, ज़्यादा है वो। किसके कंपेयर में, ये वाला। क्यों, क्योंकि वो इस ग्लास को बड़ा देखा, मतलब कि उसे जो द्रव्यमान संरक्षण है, उसे जो संरक्षण वाली चीज़ें हैं, कंजर्वेशन वाली चीज़ें हैं, उन चीज़ों को वो समझ नहीं पा रहा है कि इसी ग्लास का तो पानी है। वो नहीं समझ पा रहा है कि इसी ग्लास का पानी है तो कैसे ज़्यादा होगा। तो वो बोलेगा कि नहीं, ये वो ग्लास वाला जो पानी है ये ज़्यादा है, क्योंकि उसे संरक्षण का ज्ञान नहीं है। ये चीज़ होता है ये संरक्षण वाला। अब देखिए इससे क्वेश्चन कैसे बनता है। अब आपको समझना चाहिए कि एग्जाम में देखिए क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन वही बने। घुमा के पढ़े तो होते हैं आप, लेकिन जो क्वेश्चन होता है वो घुमा के बन जाता है और आप समझ नहीं पाते। वो जो पढ़े हैं आप उसको घुमा के उस चीज़ से रिलेट करके आंसर नहीं दे पाते। हमारे यहाँ देखिए एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है। दिया जाता है कि बालकों में द्रव्यमान द्रव्यमान है, भार है, और ये जो भी चीज़ें, गुण है, वजन है, कुछ भी है, लंबाई है, इन चीज़ों का ज्ञान कब किस स्टेज में हो जाता है, मतलब कि द्रव्यमान, भार, इन चीज़ों का ज्ञान किस स्टेज में हो जाता है। अभी मैं बताऊंगी किस स्टेज में होता है ये। फिर ये, लेकिन आप देखेंगे इसमें संरक्षण कहीं नहीं आ रहा, कंजर्वेशन कहीं नहीं आ रहा, लेकिन इसका रिलेशन किससे होता है, डायरेक्ट कंजर्वेशन से होता है। तो जिस एज में संरक्षण का ज्ञान आएगा उसी एज में ये चीज़ें आएंगी। अब यहाँ पे डायरेक्ट जरूरी नहीं है कि संरक्षण दे के पूछा जाए, कंजर्वेशन पूछा जाए। कंजर्वेशन की जगह पे ये सारे शब्द पूछे जाते हैं, जिस चीज़ को आपको समझना चाहिए। आप तुरंत दिमाग लगाइए कि जो संरक्षण का संबंध है, द्रव्यमान दिया गया है, मतलब कि ये संरक्षण से ही रिलेट करेगा। ऐसे आपको रिलेट करके आंसर निकालना आना चाहिए। ये तब होगा जब आप कई बार रिवीजन करेंगे। अभी इसको मैं फिर बता रही हूँ, जब स्टेजेस पढ़ाऊंगी, इन्होंने 4 स्टेजेस भी दिया है, उसको मैं पढ़ाऊंगी कंजर्वेशन का गुण किस स्टेज में आता है बच्चे में। संरक्षण से तात्पर्य वातावरण में परिवर्तन और स्थिरता दोनों को पहचानने और समझने की क्षमता होती है। वही परिवर्तन का मतलब ग्लास का वाटर नहीं समझ पा रहा है। फिर है तथा किसी वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन, केवल ग्लास का वाटर ही नहीं, रंग रूप में भी परिवर्तन को उस वस्तु के तत्व में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता होती है। फिर चलिए देख लेते हैं हम स्कीमा। स्कीमा क्या होता है, अभी मैं बता चुकी हूँ इसको। कौशल है, बुद्धि है, अनुभव है, व्यवहार आदि का एक समूह या पैकेट ले सकते हैं स्कीमा। विकेंद्रण, डिसेंटरिंग। डिसेंटरिंग ऐसे होता है, मान लीजिए A+B वो कर लिया,
ए प्लस बी तो वो कर पा रहा है, लेकिन वो बी प्लस ए नहीं कर पाएगा। मतलब कि जो पलटावी का गुण है उससे है, विकेंद्रण मतलब पलटावी का गुण, वो जो पलटावी का गुण ये नहीं कर पाएगा तो इसे कहा जाएगा अपलटावी। और ये स्टेज में किस स्टेज में होता है अभी मैं उसको आगे चल के बताऊंगी, क्योंकि इससे हर बार क्वेश्चन बनता है। फिर देखिए दूसरा एग्जाम्पल, देखिए आपका ये होम है, किसी बच्चे का ये होम है, होम से वो मार्केट तो चला जाएगा, लेकिन अगर उसी रूट से उसे वापस आना पड़ गया मार्केट से अपने घर पे, तो वो वापस नहीं लौट पाएगा। उसी मतलब रास्ते से वो वापस नहीं लौट पाएगा, लेकिन जाने को तो चला जाएगा लेकिन वापस नहीं लौट पाएगा। ये होता है पलटावी का गुण। मतलब कि वो पलटावी का गुण की जाना तो सीख गया लेकिन वापस नहीं आ पा रहा है। जब ये ज्ञान आ जाता तो हम बोलते हैं कि जो पलटावी का गुण डिसेंट्रिंग है ये आ गया। ये होता है पलटावी का गुण। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, 2+4 = 6 है, तो वही अगर हम कर देंगे कि 4+2 = क्या हो जाएगा, तो वो आप पलटावी नहीं कर पाएगा। ये चीज़ें होती हैं। जैसे 2 × 4 हम मान लीजिए 8 कर दिए, वही हम 8/4 पूछने लगेंगे उल्टा करके, तो वो 2 नहीं बता पाएगा। ये हो जाता है डिसेंट्रिंग, पलटावी का गुण ना होना। पियाजे के अनुसार बाल विकास की अवस्थाएं, अब हम पढ़ेंगे कि बाल विकास की अवस्थाएं क्या क्या हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो पियाजे हैं वो बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में बताया है इन्होंने। जो बाल विकास की अवस्थाएं हैं, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट है, इनको क्या किया, इनको 4 भागों में बांट दिया। बालकों की मतलब बारे में पढ़ने के लिए इन्होंने उनकी जो एज है उनको 4 भागों में डिवाइड कर दिया। चलिए देखते हैं कौन कौन से भाग हैं वो। इन्होंने पहले बोला, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, 4 भाग में डिवाइड कर दिया है स्टेजेस को। एक तो उन्होंने लिया 0 से 2 वर्ष का समय, पहला स्टेज 0 से 2 वर्ष तक का, जिसे बोला गया संवेदी गामक, और इंग्लिश में इसे बोलेंगे सेंसरी मोटर। अभी मैं बता रही हूँ, इस शॉर्टकट में आप देखिए बस, ताकि आप समझ पाए बाद में। फिर 2 से 7 वर्ष बोला। फिर 2 से 7 वर्ष को इन्होंने क्या बोला, पूर्व संक्रियात्मक बोला, जिसे बोलते हैं कंक्रीट नहीं, प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक है। कंक्रीट ऑपरेशनल इसके बाद वाला स्टेज है। 7 से 11 ईयर फिर बोला। फिर है ये कंक्रीट ऑपरेशनल, मतलब कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल। फिर 11 से वयस्क तक का बताए, एडल्ट तक का, वयस्क तक का बताए, और इसे बोला गया औपचारिक संक्रियात्मक, जिसे बोला जाता है इंग्लिश में फॉर्मल ऑपरेशनल, ये बोला जाता है। 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं। चलिए हम डिटेल में अब पढ़ते हैं, एक बार आप अवस्थाएं जान लिए। हाँ, पहला क्वेश्चन इससे यही बन जाता है कि मतलब कि एज पूछ लिया जाता है। संवेदीगामक अवस्था है तो 0 to 2 ईयर आपको याद रखना है एज, अभी जो मैं बताई हूँ। फिर 2 से आता है 7, फिर 7 से आता है 11, फिर 11 से आता है एडल्ट तक का, वयस्क तक का। फिर ये क्या होता है, ये पहला स्टेज है संवेदीगामक, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, ये होता है मूर्त संक्रियात्मक, ये होता है औपचारिक संक्रियात्मक, और इंग्लिश में भी बता चुकी हूँ। चलिए देखते हैं, इसमें पहला स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे संवेदी पेशी अवस्था बोलते हैं। इसके अब क्या क्या गुण हैं ये चीज़ पूछा जाता है। पहला क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। पहला है ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसमें क्या होता है, इस चरण में बच्चे यह सीखते हैं कि या नहीं रहेगा, यह रहेगा। बच्चे यह सीखते हैं कि वस्तुएं दृष्टि से दूर होने पर भी मौजूद रहती हैं, इसे ऑब्जेक्ट परमानेंस या कहते हैं। अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो हिंदी मीडियम से होंगे तो लिख लीजिएगा वस्तु अस्थायित्व। ये बहुत पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, वस्तु अस्थायी। तो ये शब्द आप याद रखिएगा, और आप इस चीज़ को इससे भी रिलेट कर लीजिएगा कि ये मैं कब पढ़ा रही हूँ। मैं शुरुआत में ही पढ़ा रही हूँ, जब स्टेजेस में पढ़ाने लगी एज, तो मैं कब पढ़ाई हूँ, जबकि स्टार्टिंग में ही मैं पढ़ाई हूँ इसको। और स्टार्टिंग में मैं पहले कौन सा स्टेज पढ़ाऊँगी, पहले मैं सेंसरी मोटर ही तो पढ़ाऊँगी। तो ये इस बात से रिलेट कर लीजिएगा कि पहले ही पढ़ाई थी कि वस्तु अस्थायित्व, मतलब कि ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसलिए ये किस एज में होगा, संवेदी पेशी एज में। और मैं मतलब एग्जाम्पल भी बता रही हूँ ताकि आपको बस इतना ही याद करने से ना पाए, एक एग्जाम्पल रहे ताकि भूले ना आप। एग्जाम्पल क्या होता है, आप अपने घर में किसी भी बच्चे को लीजिए, आप देखे होंगे कि ये जो बच्चा होता है, अगर इसे हम कोई टॉय दे देते हैं, मान लीजिए रेड कलर का हमने टॉय दे दिया, फिर क्या होता है, अगर उसको फिर हमने हटा लिया, उसके हाथ से हटा लिया, ले लिया, फिर क्या करेगा, वो बच्चा रोने लगेगा। हम फिर क्या किए, ग्रीन कलर का टॉय दिए, तो वो बच्चा नहीं बोलेगा कि नहीं ये वाला नहीं, दूसरा वाला चाहिए। मतलब कि या हटा लिए तब भी वो क्या कर रहा है, रो रहा है उस चीज़ के लिए। तो वो क्यों रो रहा है, क्योंकि उसे पता है कि ये हटा भले लिए हैं लेकिन वो चीज़ है कहीं ना कहीं।
तो यही है कि वस्तु अगर उसके सामने नहीं दिखी फिर भी वो सोचता है कि हाँ चीज़ें हैं, चाहे वो सामने हो या ना हो। अगर एक बार देख लिया तो वो उस चीज़ के लिए रोएगा कि हाँ मुझे वो चाहिए, चाहे आप भले ही हटा लें। उसे पता होता है कि ये भले ही हटा लिए हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं होगा। तो यही होता है वस्तु अस्थाई। तो उसे लगता है कि चीज़ें हमारे सामने हो या ना हो लेकिन वो होती हैं एक्चुअल में। फिर चलिए देखते हैं कॉज एंड इफेक्ट है। इस चरण में बच्चे कारण और प्रभाव की समझ विकसित करते हैं। जो बच्चे होते हैं वो कारण और समझ की प्रभाव विकसित करते हैं, कारण और प्रभाव की समझ विकसित करते हैं। किसी भी कार्य के पीछे होने वाले कारण को जानना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा ये कौन सा स्टेज होता है, इन्फेंसी स्टेज होता है जिसे 0 to 2 ईयर बोलते हैं। और यही होता है सेंसरी मोटर स्टेज। तो इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे बिल्कुल अनजान होते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता होता है। वो नई नई चीज़ों को देखेंगे, नई नई चीज़ों को देखेंगे। और जब चीज़ों को देखेंगे तो उनके बारे में उनके उनके अंदर क्या होगी, क्यूरियोसिटी डेवलप होगी। फिर वो क्या चाहेंगे, जब क्यूरियोसिटी डेवलप होगी, जब मतलब कि इंटरेस्ट होगा कि ये क्या चीज़ है, तो उसके पीछे कारण जानना चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लीजिए ताकि आप भूलें ना कभी। मान लीजिए कोई यहाँ पे कोई हॉट पॉट रखा गया है या फिर इसमें हॉट वाटर है। फिर बच्चा आया, वो क्या कर दिया, इसको टच कर दिया। अब उसे क्या लगा, वो जल गया। उसे गर्म लगा, उसे जल गया। अब वो जानना चाहेगा कि मैं इसको टच किया तो मैं क्यों जला। ये चीज़ होता है कि वो कारण जानने लगता है कि जो भी यहाँ पे घटनाएं हो रही हैं, जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे कारण क्या होता है, रीज़न क्या होता है, ये जानना चाहता है। फिर है मेंटल रिप्रेजेंटेशन। मेंटल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है, इसमें क्वेश्चन बनता है कि बच्चे संख्याओं की अवधारणा किस स्टेज में मतलब समझना शुरू कर देते हैं, तो वो हो जाएगा मेंटल रिप्रेजेंटेशन स्टेज। मतलब कि स्टेज नहीं, मेंटल रिप्रेजेंटेशन में आएगा। और ये हो जाएगा सेंसरी मोटर स्टेज। भावनाओं के बारे में सीखते हैं, इमोशन के बारे में सीखते हैं, और क्या होता है अपने आसपास की वातावरण से क्रिया करते हैं। ये चीज़ मैं पढ़ा रही थी तभी मैं बताई थी कि जब बच्चे होते हैं जैसे ही उनका जन्म हो जाता है फिर उनका क्या हो जाता है, सोशलाइजेशन शुरू हो जाता है। सोशलाइजेशन का मतलब है कि एनवायरनमेंट उनको क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। एनवायरनमेंट जो है वो उनको इफेक्ट कर रहा है, इसलिए तो सोशलाइजेशन स्टार्ट हो रहा है। मतलब कि क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। इफेक्ट कर रहा है तो मतलब यही होगा ना, इंटरेक्शन हो रहा है। चलिए देखते हैं आगे। ये कब शुरू हो जाता है, जन्म के बाद से ही हो जाता है। फिर है इमिटेशन, मेमोरी एंड लैंग्वेज। ये इमिटेशन जो है इसे हिंदी में बोलेंगे अनुकरण। एक तो अनुकरण वाला, दूसरा वस्तु अस्थायी, तो ऑब्जेक्ट परमानेंसी। ये दो चीज याद रखिएगा, हर बार क्वेश्चन इससे बनता है। अनुकरण इसमें क्या होता है, इसे इसमें आप अपने घर में भी छोटे बच्चों को देखे होंगे कि क्या होता है, अनुकरण की भावना होती है। अगर उनसे बड़ा कोई मान लीजिए कि कपड़े धुल रहा है, कोई उनकी माँ है, मान लीजिए बच्चे की माँ है, वो क्या कर रही है, कपड़े धुल रही है। तो वो भी आएगा और जो पानी भरा हुआ है उससे क्या करेगा, उसमें खेलना शुरू कर देगा। उसे लगेगा कि वो भी अपनी माँ का हेल्प करवा रहा है, या जो उसकी माँ काम कर रही है, जो उसकी मदर काम कर रही है, वही काम वो भी कर रहा है, जबकि उसे नहीं पता कि वो खेल रहा है। वो तो यही सोच के करता है कि जो मेरी माँ कर रही है वही मैं भी कर रहा हूँ। तो अनुकरण की भावना होती है इसमें। ये चीज़ आप रखिए, याद रखिएगा। इमिटेशन, जैसे कि अगर आप पेन लेके लिख रहे हैं तो वो भी क्या करेगा, पेन खींच के लिखना शुरू कर देगा। पेन आपसे ले लेगा हाथ से और क्या करेगा, लिखने की कोशिश करेगा। ये होता है इमिटेशन, मतलब कि नकल करना। मेमोरी एंड लैंग्वेज, और मैं आपको बताई थी मेमोरी का काम आपको पता ही है कि जन्म के बाद से ही शुरू हो जाता है, और ये जन्म के बाद वाला ही स्टेज है 0 to 2 ईयर सेंसरी मोटर। और इसमें देखिए मैं आपको जब पढ़ा रही थी मैं बोली थी ये वाला स्टेज, इसको हम इन्फेंसी स्टेज भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि उसकी भी तो एज यही होती है 0 to 2 ईयर। तो जब मैं पढ़ा रही थी तब मैं बताई थी कि जो लैंग्वेज होता है ये क्या होता है, ये इसके लिए सबसे जो अच्छा टाइम होता है वो कौन सा होता है, इन्फेंसी स्टेज होता है। अगर कोई इन्फेंसी स्टेज में बच्चे को जो भी लैंग्वेज चाहे वो सिखा सकता है। तो सबसे जो संवेदनशील समय, इसको हिंदी में बोल सकते हैं संवेदनशील समय, किसके लिए, भाषा के लिए। भाषा के लिए ये पूछा भी क्वेश्चन जाता है कि भाषा के लिए सबसे संवेदनशील स्टेज कौन सा होता है, तो वो हो जाएगा इन्फेंसी स्टेज, जिसे हिंदी में बोलेंगे शैशवा अवस्था। हिंदी में बोलेंगे शैशवा अवस्था, इसे शैशवा अवस्था बोलते हैं। ये होता है, ये भाषा के लिए सबसे संवेदनशील या सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज होता है। ये इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी सेंसरी मोटर से, याद रखिएगा, आप रिपीट कर लीजिएगा ताकि भूलें ना। चलिए देखते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज 0 to 2 to 7 ईयर्स। फिर है इसमें देखिए क्या क्या ज्ञान होता है। एक तो सिंबल साइन का, एक तो साइन का, दूसरा क्या हो जाता है, सिंबल का। साइन हो जाता है एक, तो दूसरा हो जाता है सिंबल। साइन का ज्ञान एग्जाम्पल देखिए आप अगर ऐसे कोई फ्लावर है मान लीजिए, आप उसको दिखा दिए तो तुरंत समझ जाएगा ये क्या है, ये फ्लावर है। ये होता है साइन का ज्ञान। सिंबल का ज्ञान क्या है, मान लीजिए कोई बालक है, कोई बच्चा है, उसकी जो माँ है वो दूसरे रूम में बोल रही है, उनकी आवाज़ कहीं से आई। उनकी जब आवाज़ आएगी तो वो अपने माइंड में जो माँ का जो मतलब कि फेस है, उसका फिगर क्या कर लेगा, वो अपने माइंड में डेवलप कर लेगा फेस। वो समझ जाएगा कि हाँ
इनकी आवाज़ है ये ऐसी हैं, उनका फेस उसके दिमाग में आ जाएगा। ये होता है सिंबल। फिर चलिए देखते हैं जीववाद, ये इंपॉर्टेंट है एनिमीज़ में। जीववाद बोलते हैं, अब आप देखे होंगे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको जब चोट लग जाए, उनको क्या हो जाए, चोट लग जाए। मान लीजिए वो दरवाजे से कहीं जा रहे थे, उनको क्या हुआ, उनको चोट लग गया, इस दरवाजे से लग गया। अब बड़े आते हैं, आप देखे होंगे कि अक्सर बड़े आते हैं इसी दरवाजे पे थोड़ा एक दो बार ऐसे पेट देते हैं और कहते हैं क्यों मार दिया, क्यों चोट लगा दिया बच्चे को। फिर क्या होता है, ये बच्चा जो होता है वो रोना जो रो रहा था होता है, जो वो क्या हो जाता है, वो चुप हो जाता है। वो ऐसा क्यों करता है, उसे लगता है कि दरवाजे ने मार खाई है, और उसे ये नहीं पता कि ये निर्जीव है। उसे ये नहीं पता कि ये निर्जीव है, इसको चोट नहीं लगेगी। वो सारी चीज़ों को क्या समझता है, सजीव समझता है। यही होता है जीववाद। वो दरवाजे को सजीव समझ रहा है, इसलिए वो चुप हो गया। उसे पता है कि हर चीज़ में जीव होता है, हर चीज़ में जान है। वो निर्जीव चीज़ों का ज्ञान उसके पास नहीं होता है। ये होता है एनिमीज़ में। मतलब कि हर चीज़ों को क्या समझता है, वो सजीव को क्या, हर चीज़ों को सजीव समझता है। आप लिख लीजिएगा, अगर नोट्स बना रहे होंगे तो निर्जीव को यहाँ पे लिख लीजिएगा, निर्जीव को क्या करना, सजीव समझना। ये होता है जीववाद समझना। अब इसमें ये नहीं बोला जाएगा कि जीववाद क्या है, कभी कभी पूछ भी लिया जाता है, लेकिन ये बोला जाएगा कि जो जीववाद है, एनिमिज्म है, इसका गुण किस एज में आता है बच्चे में। तो आप लगाएंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अनुकरण की अवस्था कौन सी होती है, तो आप लगाएंगे सेंसरी मोटर स्टेज, मतलब कि कौन सा, संवेदी गामक अवस्था, ये लगाएंगे आप। फिर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इगोसेंट्रिक। दूसरा पलटावी का गुण, अपलटावी का गुण। जो अपलटावी का गुण है, इसमें इरिवर्सिबिलिटी है, मतलब कि अपलटावी का गुण रहता है। इसमें बच्चा होम टू मार्केट जाएगा, मान लीजिए अभी जो मैं एग्जांपल बताई थी, तो वो क्या होगा, चला तो जाएगा लेकिन वापस जो है वो नहीं आ पाएगा। यहाँ पे निशान लगा लीजिए, चला जाएगा। और यहाँ पे आप अपने नोट्स में होम लिख लीजिए, यहाँ पे मार्केट लिख लीजिए, और यहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि इससे आप समझ जाएंगे कि क्या है अपलटावी गुण। यहाँ से लिख लीजिए नहीं, मतलब कि उसी रूट से वापस नहीं आ पाएगा, जबकि चला तो जाएगा। ये होता है अपलटावी का गुण। यहाँ पे ये भी हो जाता है, जो ग्लास में मैं वाटर रखी थी, ये यहाँ पे भी फॉलो होगा वो, क्योंकि हमने तो इसी ग्लास को इसमें उलट दिया था, तो उसे उलटने का अर्थ नहीं पता है, उसे पलटने का अर्थ नहीं पता है, इसलिए वो उसके अंदर क्या है, अपलटावी गुण है, तभी वो बता नहीं पा रहा है कि इस ग्लास में वाटर क्या है, ज़्यादा है। ये यहाँ पे भी फॉलो होता है। फिर है ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक का मतलब कि रिलेशन आप बिल्कुल घमंड जैसे चीज़ों से मत लगाइएगा, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है, उसे पता भी नहीं होता घमंड होता क्या है। ईगो सेंट्रिक का अर्थ इससे नहीं होता। ईगोसेंट्रिक का अर्थ होता है कि वो अपने आप को सुपर दिखाना चाहता है, अपने आप को क्या करता है, फर्स्ट प्रायोरिटी देता है, फर्स्ट प्रायोरिटी देता है अपने आप को। जो कुछ भी होता है वो सोचता है कि मुझे लोग स्पेशल फील कराएं, मुझे से लोग स्पेशल तरीके से ट्रीट करें, और वो अपने आप को, मतलब कि हर चीज़ों में वो अपने आप को पहले रखेगा। ये होता है ईगोसेंट्रिक। ये गुण इतने होते हैं, अब याद रखिएगा, ये सब गुण होते किस में है, पूर्व संक्रियात्मक में होते हैं। यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना कि ये गुण किस में होते हैं। इस अवधि में बालकों का चिंतन और तर्क पहले से अधिक परिपक्व हो जाएगा। हर स्टेज में, जैसे आप एक स्टेज के बाद एक स्टेज में बढ़ेंगे, जो चिंतन है, रीजनिंग है और थिंकिंग है, ये क्या हो जाएगी, मेच्योरिटी लेवल पे पहुंचती चली जाएगी। क्योंकि मैं जब पढ़ाई थी, मैं आपको बोली थी, मेच्योरिटी लेवल का लास्ट लेवल इसका क्या होता है, कोई भी डेवलपमेंट हो, वो होता है किशोरावस्था, मतलब कि एडोलेसेंस वाला एज। तो वन की एक के बाद एक जैसे स्टेजेस आप बढ़ते जाएंगे, वैसे मेच्योरिटी लेवल भी तो बढ़ेगा। हर चीज़ें मेच्योर होंगी जाके उसी एज में, जिसके परिणाम स्वरूप वह साधारण मानसिक प्रक्रियाओं जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग आदि कर लेता है। ये भी देख लीजिए कि इसके अंदर रीजन और तर्क तो आ जाते हैं, लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं आते हैं, क्योंकि अभी इसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बाकी है, और लास्ट में इसका जो मेच्योरिटी लेवल पे पहुंचेगा रीजनिंग और तर्क, वो होगा एडोलेसेंस वाला एज। तो इस एज में इतनी भी ज़्यादा मेच्योरिटी नहीं आ जाती है कि वो कारण को समझ पाए। वो जो चीज़ें हैं, जो नियम हैं, उनको कर तो लेगा, लेकिन उसके कारण को नहीं समझ पाएगा। जैसे देखिए कि जोड़ना है 2+4 = 6, तो वो ये कर लेगा, लेकिन वो ऐसा क्यों हो रहा है ये समझ नहीं पाएगा। 2 × 3 = मान लीजिए कर लिया 6, वो कर तो लेगा, लेकिन वो कारण क्या है ये नहीं समझ पाता है। अब जैसे ही अगले स्टेज में आएंगे आप, तुरंत ये सब जो थे, जो नहीं समझ पाता था, जो नहीं कर पाता, वो सब क्या होगा, कर लेगा। इस चीज़ को उल्टा कर लीजिएगा आप, कर लेगा। जैसे वहाँ अपलटावी का गुण था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पलटावी का गुण आ जाएगा, पलटावी का गुण आ जाएगा। वहाँ देखिए द्रव्यमान संरक्षण नहीं पता था, इसलिए अपलटावी था। तो यहाँ पे क्या होगा, द्रव्यमान संरक्षण का भी, द्रव्यमान नहीं, संरक्षण के लिए बोलेंगे, संरक्षण का भी जो गुण है वो आ जाएगा। इसके बाद क्या है, यहाँ पे रीजन और तर्क उतना स्टेबल नहीं थे, यहाँ पे ये भी स्टेबल हो जाएंगे। और वहाँ जो इसके पहले वाला स्टेज था, जैसे पूर्व संक्रियात्मक,
वहाँ पे मान लीजिए वो जो काम होता था उसके पीछे क्या समझ रीज़न नहीं समझ पाता था। अब यहाँ पे क्या होगा, वो रीज़न भी समझ लेगा। पूर्व संक्रियात्मक से सब कुछ उल्टा हो जाता है यहाँ पे। चलिए पढ़ते हैं अब यहाँ पे क्या है। पियाजे के अनुसार संरक्षण के ज्ञान के लिए पलटावी तथा तार्किक गुण नामक दो पूर्व योग्यताओं का होना जरूरी होता है। अब देखिए यहाँ पे संरक्षण का गुण, यहाँ पे सबसे पहले आता है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का गुण क्या मैं बोली थी, 2 ग्लास में वाटर है और क्या हुआ, इसी ग्लास का वाटर इसमें पलट दिए, फिर वो बताएगा कि इस वाले ग्लास का वाटर जो है ज़्यादा है। ये किस चीज़ में बता रहा था, वो पूर्व संक्रियात्मक में बता रहा था। लेकिन अब इस स्टेज में उसे पता चल जाएगा कि नहीं, इसी ग्लास का हम वाटर इसमें जो है पलटे हैं, इसलिए हम क्या किए हैं, इसी ग्लास का वाटर इसमें हम फिल किए हैं, तो इस ये सेम होगा। अब वो बता देगा कि दोनों ग्लास में वाटर जो है वो क्या है, सेम है। ये पूर्व संक्रियात्मक में नहीं बता पाता था, लेकिन अभी स्टेज में वो बता लेगा। क्यों बता पा रहा है, क्योंकि उसे ये जो हम पलटे हैं इसके पलटावी का गुण आ गया। दूसरा वो रीज़न क्या दे रहा है, एक तो पलटावी का गुण आ गया, दूसरा रीज़न क्या दे रहा है, रीज़न ये दे रहा है कि इसी ग्लास का तो वाटर है। दूसरा दे रहा है रीज़न, इसी ग्लास का तो वाटर है, इसी ग्लास का तो वाटर है। तो मतलब क्या हुआ कि द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान नहीं, ये संरक्षण के होगा। कंजर्वेशन के लिए पलटावी और रीज़न दोनों का ज्ञान होना चाहिए। ये दोनों ज्ञान नहीं थे, इसीलिए वो नहीं बता पाता था कि इस ग्ला ये उस इसीलिए उसके अंदर कंजर्वेशन का गुण नहीं था, क्योंकि उसके अंदर पलटावी नहीं था और ये रीज़न वाली चीज़ें नहीं थी। इन तीनों चीज़ों को रिलेट कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे यही बोले हैं कि पलटावी का गुण तार्किक गुण होना चाहिए कंजर्वेशन के गुण के लिए। फिर है रिलेशन, तुलनात्मक संबंध यहाँ पे कर लेगा, जैसे कि रेड है, ब्लू है, ग्रीन है। अब आप इसमें कलर में कंपैरिजन करने के लिए बोल दिए, कई इसके रेड के कई फ्लावर हैं, कई इसके हैं, कई इसके हैं, कंपैरिजन करके अलग करने की बोल दिए तो वो कर लेगा, आप क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित कर लेगा, ये होता है। फिर है वर्गीकरण का ज्ञान। वर्गीकरण का ज्ञान यही है, मान लीजिए अलग अलग हाइट की कई चीज़ें हैं, आप बोल दिए कि इनको इस हाइट है, वेट है, और किसी भी चीज़ की चीज़ें हैं तो आप बोल दिए कि हाइट, अलग हाइट वालों को अलग रखिए, वेट वालों को अलग रख दीजिए। तो हाइट वालों को ऐसे इधर कर देगा, वेट वालों को इधर कर देगा, मतलब कि डिवाइड करना भी उसे आ गया, वर्गीकरण करना भी आ गया, विभाजित करना भी आ गया। फिर है लास्ट वाला स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। इसमें जो टर्म यूज़ किए हैं वो आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, वही पूछा जाता है। इस अवस्था में क्या होगा, इस अवस्था में आपको पता ही है, इस स्टेज में सारी चीज़ें मैच्योरिटी लेवल पे पहुंच जाएंगी। इस अवस्था में क्या होता है, किशोरों का जो चिंतन होता है वो लचीला और प्रभावी हो जाता है। मतलब कि क्या हो जाता है, इमोशनल हो जाता है, ठीक है, इमोशनल हो जाता है। और मैं ये भी बताई थी, इसमें जो बालक होता है औपचारिक संक्रियात्मक में, फॉर्मल स्टेज में, इसे एडोलेसेंस एज भी हम बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, इमोशनल हो जाता है। और मैं बोली थी कि इमोशनल यहाँ तक कि इसका इमोशन ऐसे हो जाता है जैसे इन्फेंसी स्टेज के बच्चे का हो जाए। और मैं ये भी पढ़ाई थी, पढ़ाते टाइम जब पिछली क्लास में मैं ये भी बताई थी, जो किशोर मतलब कि जो एडोलेसेंस में बालक होता है उसका जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है वो किसके सिमिलर होता है, वो इन्फेंसी स्टेज वाले के सिमिलर होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है, संवेगात्मक विकास जिसे बोला जाता है, इसके क्या हो जाता है, ये सिमिलर हो जाता है। और जैसे ये बच्चा बहुत सेंसिटिव हो जाएगा इन्फेंसी एज में, सेम टू सेम एडोलेसेंस एज में भी बच्चा क्या होता है, बहुत सेंसिटिव हो जाता है। उसके अंदर आत्मसम्मान की भावना काफ़ी आ जाती है, वो लचीला हो जाता है, वो इफेक्टिव हो जाता है, प्रभावी हो जाता है। सारी चीज़ें उसको बहुत अच्छे तरीके से क्या करने लगती है, प्रभावित करने लगती हैं। ये होता है इन्फेंसी। और एडोलेसेंस में संवेगात्मक विकास में क्या होता है, कंपैरिजन होता है। तो मतलब कि दोनों में क्या हो जाता है, इसका इमोशन ज़्यादा आ जाते हैं दोनों में। फिर है उनके चिंतन में पूर्णतः क्रमबद्धता रहती है। जैसे कि मान लीजिए क्रमबद्धता का मतलब ये है कि अभी तक बच्चा बस एक स्टेप सोच पा रहा था कि मैं होमवर्क नहीं करूँगा तो क्या होगा, मुझे पनिशमेंट मिलेगा, बस इतना ही सोच पा रहा था। अब लेकिन वो सोचेगा कि मैं अगर होमवर्क नहीं करूँगा तो वो क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगा। पनिशमेंट मिलेगा, फिर मेरे घर पे मेरे जो घर पे कंप्लेन किया जाएगा। फिर क्या होगा, मेरे पापा जो है, मेरे फादर जो हैं वो गुस्सा करेंगे, मेरी माँ गुस्सा करेंगी, और मुझे फिर पढ़ने नहीं आएगा, मैं स्टडी में मतलब कि अच्छा स्टूडेंट नहीं बन पाऊँगा। वो ये सारी चीज़ें अब इतनी स्टेप तक वो पूरा सोच पा रहा है, मतलब कि क्या होती है, उसके सोचने में क्रमबद्धता आ जाती है। फिर है इस अवस्था में समस्या का समाधान काल्पनिक रूप से सोचकर चिंतन करने में सक्षम हो जाते हैं। इसमें काल्पनिक चीज़ें, ये चीज़ सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और इस स्टेज का नाम एक और है, मैं बता दे रही हूँ, ये है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब चलिए मैं बताती हूँ, इस यही सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसे बोला जाता है, लिख लीजिएगा आप, इस बात को भूलिएगा मत। अब अमूर्त का मतलब देखिए, अमूर्त का मतलब क्या होता है, जो आंखों के सामने ना हो, जो आंखों के सामने ना हो।
लिख लीजिएगा आप, मैं पूरा नहीं लिखूंगी। जो आंखों के सामने ना हो मतलब कि क्या हो, कल्पना हो, कल्पना हो। या फिर इससे अमूर्त को क्या बोला जा सकता है, अप्रत्यक्ष। अमूर्त को भी क्या बोला जा सकता है, अप्रत्यक्ष। ये भी बोला जा सकता है, अमूर्त को अप्रत्यक्ष भी बोला जा सकता है। जो आंखों के सामने ना हो, कल्पना में हो। अब देखिए क्या करता है, ऐसा जो ज्ञान है इसके अंदर किस स्टेज में आता है, ये पूछा जाता है कि अमूर्त चीज़ों का ज्ञान या कल्पना का विकास किस स्टेज में होता है, तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संज्ञात्मक अवस्था में होता है। अभी एग्जाम्पल देती हूँ। इस स्टेज में आप देखे होंगे कि बच्चे क्या करने लगते हैं, डेरिवेशन करने लगते हैं। डेरिवेशन का मतलब होता है कि जैसे ये न्यूटन का लॉ है, न्यूटन का लॉ है, इसको क्या करना, प्रूफ करो। ऐसे बोल दिया गया कि न्यूटन के लॉ को प्रूव करो, तो क्या करेगा, न्यूटन का लॉ क्या उसके आंखों के सामने है, नहीं। वो जो रटा हुआ है, जो लर्न किया हुआ है, याद किया हुआ है, उसी बेस पे कल्पना करके वो उस नियम को क्या कर देगा, प्रूफ कर देगा। तो मतलब क्या आ गई उसके अंदर कल्पना वाली चीज़ें आ गई। अब उसे कोई बड़ा सा क्या कर दिया गया, कुछ भी दे दिया गया। डेरिवेशन जैसे मैं एग्जांपल बताई हूँ, वैसे ही जो चीज़ें नहीं भी दिखती हैं, जैसे कि याद कर लेना कोई चीज़, किताबों में पढ़ी हुई चीज़ों को याद कर लेना। कुछ बताया गया कि हाँ ये ऐसे होता है, तो क्या उसके सामने थोड़ी ना हो रहा है, तो बस लिख के बताया गया, उसको याद कर लेगा, वो कल्पना में सोच के याद कर लेगा। ये होता है अमूर्त सोच का विकास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये कंप्लीट हो गया। अब इससे देख लीजिए, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे, इसको रिवीजन कर लेंगे मतलब कि, तो ये भी क्वेश्चन आपका इससे, अगर जीन पियाजे से क्वेश्चन अगर का मतलब कोई चांस ही नहीं है, जीन पियाजे से क्वेश्चन बनता ही बनता है, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जीन पियाजे वाले टॉपिक से बनता है जब क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और इसमें जो भी अभी कुछ मान लीजिए, कुछ भी वैसे कमियां छूटी नहीं है, जो भी चीज़ें छूटी होंगी मैं क्वेश्चन के माध्यम से फिर करवा दूंगी। हालांकि कुछ भी छूटा नहीं है इसमें, क्वेश्चन भी लेके आऊंगी मैं। कब लेके आऊंगी, जब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके लास्ट में आपको पता है जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, मैं लास्ट में क्वेश्चन करवाती हूँ, तो लास्ट में क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगी। जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, ऑल स्टेट के भी करवाऊंगी और सीटेट के भी करवा दूंगी। ओके, अगर क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सीटीपी और साइंस की भी क्लासेस चल रही हैं। फिर नेक्स्ट मंथ में मैं एनवायरनमेंट की पेपर 1 के लिए, और पेपर 1 के लिए मैथ की, और हिंदी और इंग्लिश की दोनों पेपर 1 पेपर 2 के लिए करवाऊंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।